नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो कि आगरा से है, जहां पर एसएन मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को कोरोना की पुष्टि हुई है और 3 डॉक्टर 3 वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। निजी अस्पतालों के 6 डॉक्टर भी कोरोना पीड़ित हैं। आगरा में 172 हो गई है कोरोना पॉजिटिव की संख्या। 46 हॉटस्पॉट पर पुलिस का कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आगरा में नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। एसएन मेडिकल कॉलेज के स्टाफ में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें से 3 डॉक्टर 3 वार्ड बॉय कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। निजी अस्पतालों के 6 डॉक्टर भी कोरोना से पीड़ित हैं और इसके साथ ही आगरा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 172 पहुंच गई है। और आगरा से हमारे संवाददाता हिमांशु त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या जानकारी है, विस्तार से बताइए। जी, कल जो है 24 मरीज कोरोना पॉजिटिव आए थे पूरे दिन भर में। पहले राउंड में जो है आई बड़ी संख्या, उसके बाद शाम को 5 लोग आए, यानी पहली बार 19 फिर 5 आए। लेकिन जो शाम को 5 आए उसमें कोरोना पॉजिटिव में एक एसएन मेडिकल कॉलेज का जूनियर डॉक्टर भी था। उसके पहले वाली रिपोर्ट में भी 2 जूनियर डॉक्टर थे और 3 वार्ड बॉय थे। तो इस तरह से एसएन के 3 स्टाफ और 3 जूनियर डॉक्टरों को कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है। साथ ही साथ निजी चिकित्सालयों में चूंकि पारस हॉस्पिटल बड़ा हॉट स्पॉट बना हुआ है आज भी, और वहां से बड़ी संख्या में मरीज आसपास के जिलों में भी निकल रहे हैं। अब तक 30 के आसपास मरीज वहां से निकल चुके हैं। तो वहां से भी कांटेक्ट वाले एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो डॉक्टरों की बड़ी संख्या है, डॉक्टर मित्तर है, पारस के डॉक्टर हैं, सार्थक हॉस्पिटल के डॉक्टर। तो इस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ अब जो एसएन मेडिकल कॉलेज है उसमें जो है कोरोना का प्रवेश हुआ एक तरह से, और वहां के चिकित्सक, वहां के स्टाफ प्रभावित हो रहे हैं। तो ये बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए। अब जो चिकित्सक, जितने भी चिकित्सक, जो भी स्टाफ के लोग हैं कोरोना के मरीजों के इलाज में लगे हुए हैं, उन सब के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। होटलों को बुक कराया गया है और ये लोग होटलों में रहेंगे। जो होटल अधिग्रहित किए गए हैं, स्कूल अधिग्रहित किए गए, यानी कि जो एसएन मेडिकल कॉलेज का स्टाफ है वह अपने घर नहीं जाएगा अपनी सुरक्षा के लिए, और वह क्वारंटाइन रहेगा लगातार जब तक ये मिशन जारी रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और कानपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व पार्षद रमेश ने महिला के साथ मारपीट की है। पूर्व पार्षद पर जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। विरोध करने पर महिला को बीच सड़क पर बुरी तरह से पीटा है। महिला की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। बाबूपुरवा थाने के बगाही इलाके का यह मामला है। तस्वीरें आप देखिए जो कानपुर से आई हैं। यहाँ पर पूर्व पार्षद ने बीच सड़क कैसे गुंडागर्दी की है, वो तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी पूर्व पार्षद की तरफ से, और jab इसका विरोध किया गया तब उसने महिला को बुरी तरीके से बीच सड़क पर मारा पीटा है, और अब ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं। राज्य सरकार स्कूलों में गर्मी और सर्दी की छुट्टी रद्द करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने छुट्टियों को लेकर एक कमेटी बनाई है। एकेटीयू के वीसी की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। कमेटी छुट्टियां रद्द करने पर अंतिम फैसला करेगी। एक और बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर राज्य सरकार स्कूलों में गर्मी और सर्दी की छुट्टी रद्द करने की तैयारी कर रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हो सकता है कि सर्दी और गर्मी की छुट्टियां इस बार रद्द हो जाएं। सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक कमेटी का गठन किया है। अब अंतिम फैसला इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा। और लखनऊ से हमारे संवाददाता प्रशांत इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या जानकारी है, कमेटी में किन किन लोगों को शामिल किया गया है, कमेटी को किस आधार पर रिपोर्ट तैयार करनी है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात करें तो राजधानी के साथ साथ सूबे में ऑनलाइन शिक्षक पद्धति को जो है पूरी तरीके से लागू करने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया है। इसमें देखा जाए कुलपति एकेटीयू विनय पाठक की अध्यक्षता में शैक्षिक चैनलों को यहाँ पर बढ़ावा देना है। यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन के माध्यम से उनको इस बारे में बताना होगा कि किस तरीके से छात्रों का जो सत्र नियमित नहीं हो पाया था, जो उनकी पढ़ाई छूट गई थी, जो सिलेबस छूट गया था, उसको वो नियमित करेंगे। साथ ही साथ इसमें अगर बात करें तो गर्मी की छुट्टियाँ और सर्दी की छुट्टियों को भी न्यून करने का है। कई हद तक उम्मीद ये भी है कि गर्मियों की छुट्टियों को रद्द करेंगे, क्योंकि सत्र नियमित नहीं चल पाया था और काफी ज्यादा छात्रों का नुकसान हुआ था। इसके अन्यत्र अगर बात करें तो जो परीक्षाएं अभी नहीं हो पाई हैं, उन परीक्षाओं को भी कराने की पूरी तरीके से व्यवस्था की। लॉकडाउन के खुलने के 3 सप्ताह के अंदर जो है ये परीक्षाएं हो। साथ ही साथ जून के अंतिम व जुलाई के प्रथम सप्ताह में उसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, जिससे कि छात्रों को जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की पूरी तरीके से भरपाई हो सके। और इसके साथ ही ये पूरी कमेटी जो है सभी शिक्षा मंत्रियों के
उसमें बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने की थी। इसमें बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे, कमल रानी वरुण प्राविधिक शिक्षा मंत्री थी, साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा भी थे। तो ऐसे में छात्रों का जो पूरी शिक्षा जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से ज़्यादा उनको लाभ पहुंचाया जा सके, जिससे कि छात्र घर पर बैठे तैयारी कर सके और जिनका सिलेबस है उसको पूर्ण कराया जा सके। इसी की तर्ज पर जो है राज्य सरकार अमित काम कर रही है और पूरी तरीके से कोशिश ये है कि छात्रों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करके जल्द से जल्द उनकी परीक्षाओं को संपादित किया जा सके। शुक्रिया प्रशांत, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। 20 अप्रैल से शराब और बियर की बिक्री शुरू होगी, इस बात के संकेत मिल रहे हैं। आबकारी विभाग का उत्पादन शुरू करने का निर्देश भी सामने आ चुका है। शराब बियर दोनों का उत्पादन फिर से शुरू होगा। प्रमुख सचिव आबकारी ने इस बात के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से प्रदेश में शराब और बियर की बिक्री शुरू हो जाएगी। आबकारी विभाग की तरफ से निर्देश मिल चुका है उत्पादन शुरू करने का। शराब और बियर दोनों का उत्पादन एक बार फिर से शुरू होगा और इस बात के निर्देश दिए हैं प्रमुख सचिव आबकारी ने। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस बात के संकेत मिल रहे थे कि शायद 20 अप्रैल के बाद शराब और बियर की बिक्री एक बार फिर से शुरू हो जाए। उसके लिए उत्पादन को शुरू करना होगा और आबकारी सचिव की तरफ से ये निर्देश दिया गया है कि एक बार फिर से राज्य में उत्पादन शुरू किया जाए। नोएडा के डीएम और कमिश्नर ने देर रात हॉटस्पॉट एरिया का निरीक्षण किया। दोनों ने नोएडा वेस्ट में गौर सिटी 14th एवेन्यू और पाम ओलंपिया सोसाइटी का निरीक्षण किया और लोगों को किसी भी कीमत पर घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी। वहीं इस दौरान नोएडा के डीएम और कमिश्नर से बातचीत की हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव ने। डीएम गौर सिटी पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, हॉट स्पॉट एरिया का निरीक्षण कर रहे थे। सर ये बताइए, आप निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हुए थे यहाँ पर, क्या यहाँ पर मेरे द्वारा और कमिश्नर ऑफ पुलिस सर द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया है। हॉट स्पॉट्स यहाँ पर 27 संख्या में है। आज कुछ और केसेस आइएगा तो ये कंटिन्यूस रिवीजन कर रहे हैं। हम आपके माध्यम से अनुरोध करते हैं, कृपया हॉट स्पॉट्स के अंदर लोगों को आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं को हम आपूर्ति करा रहे हैं। कृपया लोग अपने घरों में रहें और बाकी भी जनपद के नागरिकों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी अपने घरों में रहें। हॉट स्पॉट्स के लिए विशेष रूप से एसेंशियल कमोडिटीज़ ऑनलाइन डोर डिलीवरी सुनिश्चित की गई है। विशेष रूप से एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और साथ में मेडिकल टीम्स लगातार घर घर जा रही है और उनके द्वारा सैनिटाइजेशन के कार्य के अतिरिक्त क्लस्टर कंटेनमेंट का भी कार्य किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि जब 28 दिन हो जाएगा, अगर कोई केस नहीं आएगी तो हॉटस्पॉट जैसे हमने 4 जगह निकाला था, 2 आंशिक और 2 पूर्ण तरीके से, हॉटस्पॉट से बाहर निकाल देंगे। हाँ, यस। नोएडा के पुलिस कमिश्नर भी हमारे साथ मौजूद है। सर ये बताइए, गौर सिटी पहुंचे थे आप हॉट स्पॉट का निरीक्षण करने के लिए, क्या लोगों को क्या हिदायतें दी आपने? देखिए, ये हॉटस्पॉट है और यहाँ से आवागमन पूर्णतः बंद है, निषेध है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया। यहाँ के जो मेंटेनेंस स्टाफ है उनको यहीं अंदर रहने के लिए, यहाँ के गार्ड्स को अंदर रहने के लिए जो स्थान बने हुए हैं उसी में रहें। और उसके अतिरिक्त जो लोगों की समस्याएं थी उसके बारे में पूछा गया। कुछ मेडिसिन को लेकर कोई बात थी, वो उसका भी निराकरण किया जा रहा है। बाकी जो मेंटेनेंस की बात थी, उस मेंटेनेंस के संबंध में, सैनिटाइजेशन के बारे में, ये सभी के बारे में फीडबैक लिया गया था। 27 दिन में अगर कोई केस नहीं मिलता है तो क्या उन सोसाइटीज़ और उन सेक्टर्स को हॉट स्पॉट से अलग कर दिया जाएगा? देखिए, अब 27 दिन बाद जो स्थिति होगी उस समय उस पर निर्णय लिया जाएगा। शुक्रिया सर न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। तो सुना आपने, ये दिल्ली के नोएडा के पुलिस कमिश्नर और नोएडा के डीएम यहाँ पे मौजूद थे, हॉट स्पॉट एरिया का निरीक्षण कर रहे थे। बता दें हम आपको कि पहले नोएडा में 25 हॉट स्पॉट थे और अब उनको बढ़ाकर उनकी संख्या 27 कर दी गई है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 नोएडा। तो लॉकडाउन 2.0 लागू होने के बाद क्या है आज के ताज़ा हालात के बताने के लिए हमारे संवाददाता प्रशांत लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और महोबा से मनोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, मैं पहले आपके पास ही आऊँगा, क्या हालात हैं, क्या कुछ अपडेट है लॉकडाउन को लेकर? जी, निश्चित तौर पे बहुत ही ज्यादा समर्थन में लोग खड़े हैं पीएम मोदी और सीएम योगी के। यहाँ पर खास तौर पर देखा जाए बुंदेलखंड में लोग समर्थन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि सरकार जब हमारे प्रति उत्तरदायित्व अपना निभा रही है तो हमें कहीं न कहीं सरकार के साथ चलना होगा। निश्चित तौर पर लॉकडाउन 2 के बाद जो समर्थन मिल रहा है वो जबरदस्त है। लोग घरों से प्रशासन की जो बात है, प्रशासन की जो सीख है उसको नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं और लगातार ये कह रहे हैं कि हम घरों से नहीं निकलेंगे। यानी कुल मिला के लॉकडाउन का पूरा समर्थन
जिला प्रशासन की ओर से और पब्लिक की ओर से मिल रहा है। प्रशासनिक टीम लगातार अपना दौरा भी कर रही है, चाहे वो गांव ग्रामीण स्तर पर हो या फिर नगरीय स्तर पे हो। शहर में जो है 10 से 12 बजे तक या अलग अलग शिफ्टों में दुकानों को खोला जा रहा है। जी ठीक है प्रशांत, राजधानी से क्या अपडेट है? अच्छा, प्रशांत से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज, लॉकडाउन का लोग उल्लंघन ना करें, इसको लेकर क्या कुछ यहाँ पर हिदायत दी जा रही है? पुलिस और प्रशासन की तरफ से किस तरीके से मुस्तैदी बरती जा रही है, उसको लेकर क्या इंतजामात है? जी निश्चित तौर पर बता दूं बहुत तेज जिस तरह से जिलाधिकारी और एसपी महोबा मणिलाल पाटीदार लगातार भ्रमण करते हैं। मैंने बताया पहले ही बताया कि ग्रामीण स्तर पर हो चाहे लोकल स्तर पर हो, लगातार भ्रमण कर रहे हैं और लोगों जो क्वारंटीन किए गए थे पिछले फर्स्ट सीजन में, तो उसमें भी उनको भी कल रियायत दी गई है, उनको घरों के लिए छोड़ा गया है और कहा गया है कि आप सुरक्षित हैं और आप जा सकते हैं, मगर आपको घर में ही रहना पड़ेगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि जो जिला प्रशासन की मुस्तैदी है वो किसी भी स्तर पर हो वो बहुत काबिल तारीफ है, जिससे लोगों को फायदा भी हो रहा है और लोग घरों में अपने इसका लाभ ले रहे हैं। लोगों को आवश्यक वस्तुएं घर तक मिल पा रही हैं? जी निश्चित तौर पर जिस तरह से जिला प्रशासन ने जो सीएम योगी के कहने पर लगातार कहा है, वो आवश्यकताओं की पूर्ति घरों पर हो जा रही है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले या गांव में हर स्तर पर हर सामान की भेजी जा रही है, हर सामान को भेजा जा रहा है। आवश्यक वस्तुओं की जो खेप है वो वाहनों से जा रही है, 4 पहिया वाहन हो, छोटे वाहन हो, ऑटो हो, उनसे इनकी पूर्ति की जा रही है। बहराइच का रुख कर लेते हैं, अखिलेश वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बहराइच से क्या अपडेट है, कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं आप? अभी बता दूं, बहराइच का सेकेंड फेज जो लॉकडाउन है उसका तीसरा दिन है। बहराइच में स्थिति सामान्य है, हालांकि बहराइच में कोई अभी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिला है। इस वजह से बहराइच में थोड़ी ढील बरती जा रही है। लोग सुबह सुबह घर से निकलते हैं, लेकिन जो सब्जियां हैं वो ठेले पे अभी मोहल्ले वाइज भी बेची जा रही हैं और किसी प्रकार के लॉकडाउन उस तरीके का नहीं तोड़ा जा रहा है। हालांकि थोड़ी ढील जरूर दी गई है बहराइच में। और मैं बहराइच बता दूं 144 सैंपल अभी कोरोना के भेजे गए हैं और सभी अभी निगेटिव आए हैं। और एक बड़ी खबर मुरादाबाद से आ रही, जहां पर कोरोना पॉजिटिव के 11 नए केस सामने आए हैं। 5 महिलाओं समेत 11 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सभी तबलीगी जमात के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। बड़ी खबर हम आपको मुरादाबाद से बता रहे हैं, जहां पर 11 नए केस सामने आ गए हैं। इनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सभी के सभी लोग तबलीगी जमात के संपर्क में आने से कोरोना संक्रमित हुए हैं। फिलहाल सभी को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। 11 नए केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा है कि जल्द ही लोगों को रोजगार देने के लिए प्रदेश में कामकाज शुरू कर दिया जाएगा, ताकि लोगों को राहत मिलती रहे। जहां भी हमारे निर्माण कार्य चल रहे थे उनको पुनः शुरू करने और जहां निर्माण शुरू होना है उनकी भी तैयारी करने का कल निर्देश दिया गया और 20 अप्रैल से यह निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जिससे विशेष तौर से जो मजदूर तबका श्रमिक है उसको भी काम मिलेगा और जो ऐसे ही श्रम करने वाले स्किल्ड लेबर है जिसको कह सकते हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता रखते हैं उनको भी काम मिलेगा। तो ये जो भगदड़ की स्थिति है समाप्त होगी, लेकिन जो भी साइडें हमारी चलेंगी उन सभी साइडों में ये तय किया गया है कि हम अक्षरशः लॉकडाउन के निर्देश के क्रम में शारीरिक दूरी और सामाजिक दूरी बना करके रखेंगे। यूपी इंडस्ट्रीज के लिए राहत भरी खबर सरकार ने दी है। 20 अप्रैल से केंद्र सरकार के नियमों के मुताबिक राहत देने के लिए सरकार कदम उठाने की तैयारी में है। सरकार के नियमों के तहत 9 तरह के उद्योग चलाने की छूट मिलने वाली है, जिसमें स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट के साथ ही उद्योग भी शुरू होंगे। इसके साथ ही पेपर, टायर, चीनी मिल चलाने की अनुमति भी दी जाएगी। इन सभी इंडस्ट्रीज में 50% श्रमिकों के साथ ही उद्योग शुरू करने की अनुमति देने की तैयारी है। इंडस्ट्रीज में थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर जरूरी होगा और साथ ही मास्क और पानी की व्यवस्था की अनिवार्यता भी जरूरी होगी। इन सभी चीजों की जिला प्रशासन को जानकारी भी देनी होगी। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई। जिस शख्स की मौत हुई है वो जमात के लोगों के संपर्क में आया था और फिर कोरोना पॉजिटिव हो गया।
दरअसल मृतक व्यक्ति के किडनी का इलाज चल रहा था और इसी बीच कोरोना होने से शख्स की मौत हो गई। इस तरह से आगरा में अब तक सबसे ज़्यादा 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि आगरा में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 150 के पार पहुंच चुकी है, जो चिंता की बात है। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। आप देख सकते हैं कि आगरा का यही एसएन मेडिकल कॉलेज है। यहाँ अब तक 3 मौत हो चुकी है एसएन मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा 2 मौत निजी चिकित्सालय में हुई है कोरोना पॉजिटिव की। तो इस तरह से आगरा में कोरोना पॉजिटिव की मौतों की संख्या 5 हो गई है। मौत जिस व्यक्ति की हुई है उसे जमाती के जरिए कोरोना का संक्रमण हुआ था, किडनी का इलाज चल रहा था, लेकिन जमाती के संपर्क में आने के बाद उसकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और रिपोर्ट जब आई तो कोरोना पॉजिटिव की आई। उसके बाद आज उसकी मौत हो गई। मौत होने के बाद एक बार फिर आगरा जनपद में हड़कंप मच गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आगरा ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। उधर हरदोई के मल्लावा में 3 दिन के लिए घोषित किए गए हॉटस्पॉट के चलते संपूर्ण लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण ही अव्यवस्था का माहौल भी यहां पर देखने को मिल रहा है। एक गर्भवती की जान पर बनाई। प्रसव पीड़ा होने पर गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। एम्बुलेंस के अभाव में महिला 2 किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल में महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा है कि सीएमओ को मामले की जांच सौंपी गई है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। केस था, मैंने 102 पे कॉल की, कोई सुनवाई नहीं। 108 पे कॉल की, कोई सुनवाई नहीं। घर में पीड़ा हो रही थी ज़्यादा, डिलीवरी केस था, तो सीएससी आने तक बहुत दिक्कत हो रही थी। सारी सीमाएं बंद थी, तो मैंने पैदल घर से यहाँ तक पैदल लेके आया। मल्लावा कस्बे को हॉट स्पॉट की तरह पूरा संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है। वहाँ से एक न्यूज़ आ रही है कि किसी को डिलीवरी होनी थी, जिसको शायद एम्बुलेंस की व्यवस्था वहाँ नहीं मिल पाई है, तो वो महिला अपने साधनों से हॉस्पिटल जा कर के उसके द्वारा डिलीवरी हुआ है, जिसमें स्वस्थ बेबी पैदा हुआ। तो प्रकरण की जांच के लिए सीएमओ को कह दिया गया कि जांच करा लें। किन परिस्थितियों में उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाई, प्रकरण की जांच कराई जाएगी। अगर किसी का किसी प्रकार से इसमें दोष पाया जाएगा तो उसके खिलाफ तदनुसार। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिल पाए, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश करते हैं। अनुष्का अग्रवाल झांसी उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? नाम गोविंद गुप्ता है, मेरी उम्र 10 वर्ष है। मैं जनपद हाथरस का निवासी हूँ। मेरा प्रश्न है कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? मेरा नाम है कार्तिका तिवारी, मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा यह प्रश्न है कि बच्चे कोरोना वायरस से किस प्रकार बच सकते हैं? मैं दिवम पांडे पटना बिहार से बोल रहा हूँ। कोरोना वायरस से हम बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? मैं शशि कुमारी दिल्ली से बोल रही हूँ और मेरी एज 12 ईयर्स ओल्ड है। मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? मैं सिद्धार्थ दुबे भिंड मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि हम बच्चे कोरोना वायरस से किस प्रकार बच सकते हैं? मेरा नाम तनिष्का शुक्ला है, मैं बरवानी में रहती हूँ। कोरोना वायरस से सारे बच्चे कैसे बच सकते हैं? मैं वंश अग्रवाल, उम्र 12 वर्ष, जयपुर से। मेरा सवाल है कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं? जी देखिए, कोरोना वायरस से बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल साइंस है इसके पीछे। कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी आपको होम स्टे करना है, घर से बाहर नहीं जाना है। दूसरा, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना है, यानी कि किसी भी छींकते खांसते व्यक्ति या जो बीमार लग रहा है उसके पास नहीं जाना है, होम स्टे करना है। एंड फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथ को बार बार धुल सकते हैं आप, तो 6 स्टेप होती हैं हाथ धुलने की, जैसे आपको बता चुका हूँ मैं। उससे हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। खाना खाने से पहले हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। खेलने के बाद हैंड वॉशिंग ज़रूरी है। टॉयलेट से आने के बाद हाथ धुलना बहुत ज़रूरी है। अपने खिलौनों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है।
अपने टॉवल्स को धुलते रहना बहुत ज़रूरी है। छींकते खांसते या संक्रमित लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। बिना धुले हुए अपने चेहरे को या अपने नाक को या अपने आँख को बिल्कुल नहीं छूना है। छींकते समय अगर मान लीजिए गलती से छींक या खांसी आ रही है तो उस समय आपको रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना आवश्यक है। हाथ धुलना बहुत ज़रूरी है और संक्रमित लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। घर से बाहर निकलना मना है। तो ये सारी सावधानियां अगर बरतेंगे तो कोरोना वायरस से आसानी से आप बच सकते हैं। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।